ऑल राइट, सो आवाज़ आ रही है सभी को मेरी? बोलो यस और नो। सर। ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 3.3 तक कर लिया था और सीक्वेंसेस का जो पोर्शन है, मोस्ट ऑफ द पोर्शन हम क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। नाउ अब हमें बात करनी है सीरीज़ के ऊपर। तो हमने सीक्वेंस सीखा, सीक्वेंस में कन्वर्जेंस सीखी। अब हम सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। और हम लोग सीरीज़ में फाइनाइट सीरीज़ को कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगर हम सीरीज़ बोल रहे हैं दैट मीन्स वो इनफाइनाइट ही सीरीज़ है। ठीक है। सो स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ। दिखाई दे रही है सभी को स्क्रीन, यस और नो? यस सर। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करेंगे सीरीज़ की डेफिनेशन से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सीरीज़ टर्म है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है कि कुछ लोग सीरीज़ का मतलब फाइनाइट सीरीज़ भी समझते हैं। बट रियल एनालिसिस में अगर कहीं पर भी सीरीज़ लिखा है, अनलेस उसने मेंशन ना किया हो कि फाइनाइट सीरीज़ है, तो आप हमेशा इनफाइनाइट सीरीज़ के बारे में ही बात कर रहे होंगे। ठीक है। सो सीरीज़ कैसे हम डिफाइन करेंगे? हम सबसे पहले एक सीक्वेंस लिखेंगे। तो हमने लिखा लेट अस कंसीडर अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस हमने कंसीडर की और मान लो उसको सिंबॉलिकली हमने लिखा an। अब ये सीक्वेंस है कैसी? a1, a2, a3 एंड सो ऑन लाइक दिस। तो हमने क्या डिफाइन किया? नाउ डिफाइन। सो हमने डिफाइन किया ये चीज़। ठीक है। सो हमने डिफाइन क्या किया? नाउ हमने डिफाइन किया इस सिंबल को, n मूविंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an। सो इस सिंबल का मतलब है कि ये जो है इसमें आप क्या करने वाले हो, सीक्वेंस की सभी टर्म्स का एडिशन आप करने वाले हो। ठीक है। बट ऑर्डर आप चेंज नहीं करोगे। किसी भी टर्म को आप आगे पीछे नहीं लिख सकते। जिस टर्म का जो ऑर्डर है उसे आपको उसी टाइम पर क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है। सो ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपके पास क्या हो जाए यहाँ पर, क्या खो गया, हाँ, ऐसा आप नहीं कर सकते यहाँ पर कि a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a4 और फिर आपने 8 ले आया बीच में। तो जिस टर्म का जो ऑर्डर है जहाँ पर वो प्रेजेंट है सीक्वेंस में, वहीं पर आप उसको ऐड करोगे। सो हमारे पास ये जो लिखा है हमने, इसी को हम क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। ठीक है। तो लिखेंगे, लिखेंगे कि द नोटेशन summation an and moving from 1 to infinity is called a series। ठीक है। और हम इसे कैसे डिनोट करते हैं? डिनोट करने का तरीका आपका या तो यही है जो हमने लिखा है, समेशन an मूविंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, या फिर आप इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 an, या फिर आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो कि आपने लिखा an एंड देन बस, और कुछ नहीं लिखा इसके साथ। ठीक है। तो ये तीनों नोटेशन जो है आपके सीरीज़ के नोटेशंस हैं। अब सीरीज़ को समझने के लिए हम क्या करेंगे, पार्शियल सम के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो हम लिखने जा रहे हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। सो अगर आपके पास एक सीरीज है समेशन an, तो हम कंसीडर करते हैं कि लेट समेशन an बी अ सीरीज। तो अगर ये सीरीज है देन द सीक्वेंस, तो एक सीक्वेंस में लिखूंगा Sn, और इस सीक्वेंस की जो वैल्यू है वो सीरीज के एलिमेंट्स का ही सम है, बट अप टू n टर्म्स तक हम सम कर रहे हैं। सो ये जो सीक्वेंस है, हालांकि ये सीक्वेंस नहीं है, nth टर्म है सीक्वेंस का, बट इससे जो सीक्वेंस फॉर्म होगी हम उसको कहना चाह रहे हैं कि वो
चीज़ सीक्वेंस है पार्शियल सम्स की, ठीक है। अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये दिखने में कैसा होगा? सो ये दिखने में ऐसा होगा कि अगर आपने S1 लिखा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर आपने S1 लिखा तो पहला टर्म उसमें आएगा सिर्फ, S2 लिखा तो A1 प्लस A2 आएगा, S3 लिखा तो दैट मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3 आएगा, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। नाउ हम बात करेंगे कि एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। सो एग्जाम्पल, आपने एक सीक्वेंस आपने प्रूफ की थी क्लास में जो कि कॉशी नहीं थी, राइट। सो हमने एक सीरीज कंसीडर की समेशन 1/n, n ग्रेटर देन 1। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका सीक्वेंस, अच्छा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा SOPS, ठीक है। आप भी SOPS बोल सकते हो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को। सो इस सीरीज के कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम वो सीक्वेंस बन जाएगी जो हमने प्रूफ की थी कि ये कॉशी होती है। सो दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 1/n, ठीक है। तो ये आपका क्या है? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है। अब जैसे कि आपने आज से पहले भी सुना होगा, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को पढ़ रहे हो कि सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है। तो जब भी हम सीरीज कन्वर्जेंस के बारे में बात करते हैं कि दैट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट और इट इज डाइवर्जेंट, then actually we are talking about its sequence of partial sum, ठीक है। On its own, series convergence means nothing. If we are saying that a series is convergent, that means we are actually talking about convergence of its partial sum. And if we are saying that if a series is divergent, then we are actually talking about its sequence of partial sum, right? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे मीनिंग इस चीज़ का कि कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज का क्या मीनिंग है, डाइवर्जेंस का क्या मीनिंग है और ऑसिलेटरी सीरीज का क्या मीनिंग है, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिख रहे हैं मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस स्लैश डाइवर्जेंस स्लैश ऑसिलेटरी सीरीज। तो क्या मीनिंग है इस चीज़ का? तो मैंने अभी भी आपको बताया कि अगर हम किसी सीरीज़ को कहेंगे कि वो कन्वर्जेंट है अगर उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो आपका है वो कन्वर्ज कर जाए, ठीक है। तो अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज कर जाता है तो हम फिर उस सीरीज़ को कन्वर्जेंट कह देते हैं। तो हम लिखेंगे कि आपका जो सीरीज़ है, सीरीज समेशन AN इज सेट टू बी कन्वर्जेंट। हम इसको कन्वर्जेंट कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़। तो हम इसको कन्वर्जेंट कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ SN इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अप टू AN इज कन्वर्जेंट। सर बोलो। सर जैसे एन तो सर एन तक होगा ना, बट जैसे सीरीज में तो एन से मतलब इन्फिनिट तक जा सकती है। हाँ, तो जब आप सीक्वेंस की कन्वर्जेंस, जब आप SN के सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के बारे में बात करोगे, इसकी कन्वर्जेंस के बारे में बात करोगे तो आपको n को इन्फिनाइट की तरफ ले जाना पड़ेगा ना। तो ऑटोमेटिकली इससे ये जो सीरीज है ये जनरेट हो जाएगी। ओके तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बस डाइवर्जेंट लिखेंगे। सो हम कहेंगे कि आपकी सीरीज डाइवर्जेंट है इफ़ एंड ओनली इफ उसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो डाइवर्जेंट हो। फिर लास्ट हम क्या लिखेंगे? लास्ट हम लिखेंगे कि आपके पास कोई सीरीज ऑसिलेटरी कब कहलाएगी? जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या हो? ऑसिलेटरी हो। आपने पढ़ा था क्लास में कि सीक्वेंसेस जो हैं अगर कन्वर्जेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्टली डाइवर्जेंट है। हमने डाइवर्जेंस को अलग तरीके से डिफाइन किया था। तो इसी वजह से थर्ड एक सीक्वेंस आपके पास आई थी जिसका नाम था ऑसिलेटरी। सो हम सीरीज को ऑसिलेटरी कहेंगे अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑसिलेटरी हो। देखो ऑसिलेटरी का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। सो एग्जांपल लिखते हैं यहां पर
बताओ जरा, आप खुद से बताओ ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीरीज का एग्जांपल। S1 whole to the power n. क्या बोल रहे हो बताओ। -1 to the power n। हाँ, -1 टू द पावर एन ले लेते हैं। तो अगर मैंने ये सीरीज ले ली, तो आप जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एस एन को देखोगे, एस ओ पी एस को देखोगे, इस सीरीज के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप एस ओ पी एस को देखोगे, तो आपके पास क्या होगा, पहला टर्म -1 देन 1, फिर -1 देन 1, और ऐसे करते करते डिपेंडिंग अपॉन एन ये इतना आ जाएगा। सो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, अगर आपने एंड टर्म को, लास्ट टर्म को अगर आपने इवन रख दिया, मतलब ये एन जो है, सो अगर आपने एन इवन रखा तो कितना आंसर आएगा इसका, 0। 1 आएगा। 0 नहीं, 0 आएगा ना। हाँ, और अगर ऑड रखा तो -1। -1। तो मतलब जैसे इसकी पहली टर्म क्या है, एस एन को अगर मैं अब लिखूं तो एस एन दिखने में ऐसा होगा, पहला टर्म -1, अगला 0, फिर -1, फिर 0, फिर -1, फिर 0। सो आपकी सीक्वेंस जो एस एन है वो इस फॉर्म में है। सो क्लियरली ये ऑसिलेटरी है, देयरफॉर क्या आपकी सीरीज होगी, ये भी ऑसिलेटरी हो जाएगी। ठीक है, दस summation -1 to the power n is oscillatory series। ठीक है। हाँ, सो अब हम बात करते हैं कि आपके पास एक नेसेसरी कंडीशन में लिख रहा हूँ सीरीज कन्वर्जेंस से रिलेटेड। सो हम लिखेंगे नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जैसे आपके पास सपोज आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है, मान लो किसी तरीके से आपको पता चल गया कि आपकी सीरीज समेशन यू एन क्या है, कन्वर्जेंट है। सो अगर ये कन्वर्जेंट है तो दिस इम्प्लाइज कि आपका जो nth टर्म होगा वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा, nth टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो कहा जा रहा है कि कन्वर्जेंस इम्प्लाइज दिस। अब नेसेसरी कंडीशन का क्या मीनिंग है कि अगर nth टर्म की लिमिट ही 0 नहीं आई, सपोज ये नॉन जीरो आ गया, तब तो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकता सीरीज। तो कभी कभार जब आपको बोला जाएगा वेदर दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और नॉट, तो चांसेस हैं कि वो नेसेसरी कंडीशन से ही डिस्कार्ड हो जाए। सो अब हम लिखेंगे प्रूफ। सो प्रूफ लिखते वक्त हम क्या करेंगे, इसका हमें कन्वर्जेंस के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है, हमने बस कन्वर्जेंस का मीनिंग समझा है कि अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो हम उसे कन्वर्जेंट कहेंगे। तो हमने कंसीडर किया कि लेट एस एन इज इक्वल टू u1 प्लस u2 अप टू un बी SOPS ऑफ समेशन un। अब आप मुझे बताओ, क्या आप अपने un को एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ एसेंस? u1 s2 u1 plus u। एक बार रिपीट करो। मैं चाह रहा हूं un आप एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ एसेंस। u1 equals to s1। un इज इक्वल टू u1 equals to s1। x1, x कहाँ से आया बीच में? s1। s1 u1 नहीं un, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। un 1 नहीं, un जो है आप एसेंस की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। बोलो। Sn minus Sn minus 1। हाँ, सो आप क्या कर सकते हो, देखो अगर आप इसमें से Sn-1 लिखोगे तो वो कितना आएगा,
वो un-1 तक जाएगा। अब इसके अंदर un-1 तक है, आप Sn से अगर आप Sn-1 कन्वर्ज माइनस कराते हो तो आपको सिर्फ un बचेगा। ठीक है, अब मैंने बोथ साइड लिमिट अप्लाई की। नाउ Sn आपका कन्वर्जेंट है, आपको कैसे पता? क्योंकि समेशन un कन्वर्जेंट है। तो अगर हमने इसका SOPS लिया है तो मैं लिख सकता हूं कि लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी Sn क्या आएगा, कोई फिक्स नंबर आएगा, एंड लेट अस से वो जो नंबर है वो कितना है, s है। अब आप बताओ कि अगर Sn s पर जा रहा है तो Sn-1 किस पर जाएगा, इस पर s ही पर जाएगा, राइट? क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपका n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो n-1 भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। सो n-1 इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो दैट मीन्स ये s है और ये s है। मैं सेपरेट क्यों करा पाया लिमिट इसके साथ और इसके साथ, क्योंकि दोनों कन्वर्ज कर रही थी। सो s माइनस एस आया विच इज इक्वल टू 0। सो दस आपको यहाँ से पता चल गया कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो उसकी जो nth टर्म है उसकी जो लिमिट आती है वो 0 है, ये गारंटेड है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो हमने एक क्वेश्चन कंसीडर किया। सो कंसीडर हम कर रहे हैं 1/2, 2/3, 3/4 एंड सो ऑन लाइक दिस, और ये आपकी सीरीज़ है, मान लो समेशन un। चेक आपको करना है कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। कैसे चेक करोगे बताओ? तो सबसे पहले आप इसकी nth टर्म लिख दोगे। nth टर्म बताओ कितनी आएगी? n/n+1 n/n+1, क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बस एक कम है। सो दैट मीन्स अगर न्यूमरेटर आपने n लिया तो डिनोमिनेटर को n+1 लेना पड़ेगा। सिमिलरली 3/4, फिर 4/5, 5/6 एंड सो ऑन लाइक दिस। तो अगर आप इसकी लिमिट निकालोगे तो आएगा कितना ये? सो ये आएगा इतना, एंड दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, सो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। सो फाइनली हमें पता चला 1 आया। और आपने कहा था कि अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करती है तो ये 0 आता ही आता है। तो जब ये 0 ना आए इसका मतलब कन्वर्जेंट ही नहीं होगा। सो हम क्या लिखेंगे, विच इज नॉन जीरो। सो बाय नेसेसरी कंडीशन आप कह सकते हो कि ये क्या नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, समेशन un कन्वर्जेंट नहीं है। नाउ एक और क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं। कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हो अ सीरीज विच इज नॉट कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट को मैं CGT लिखता हूं, ठीक है, तो कन्वर्जेंट है ये, विच इज नॉट कन्वर्जेंट बट nth टर्म अप्रोचेज 0। तो क्या आप गैस कर सकते हो कि सीरीज तो कन्वर्जेंट नहीं है? समेशन 1/n। हाँ, रिपीट करो। समेशन 1/n। हाँ, सो समेशन 1/n विल वर्क। आपने ये वाली सीरीज ली जो मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था। ये सीरीज कन्वर्जेंट क्यों नहीं है, आप इसका SOPS देख लो। सो हमने SOPS कंसीडर किया। SOPS अगर आप कंसीडर करोगे तो ये आएगा 1 + 1/2 + 1/3 अप टू 1/n। नाउ आप चेक करोगे लेक्चर 3.2 में कॉशीज क्राइटेरियन के वक्त हमने ये प्रूफ किया था कि ये जो सीक्वेंस है ये वाली,
तो देखो आप ये जो सीक्वेंस है ये उसी सीक्वेंस का एसओपीएस है, उसी सीरीज का एसओपीएस है, सॉरी। सो हमने यहाँ पर प्रूफ किया था कि आपके पास ये जो सीक्वेंस है ये कॉशी ही नहीं है, तो कॉशी नहीं है फिर कन्वर्जेंट भी नहीं है। सो दैट मीन्स कि यहाँ से हम डायरेक्टली बोलेंगे कि आपके पास ये जो हमने लिखा है ये नॉट कन्वर्जेंट है। सो जो इसका एसओपीएस है वो कन्वर्जेंट ही नहीं है। सो अगर वो कन्वर्जेंट नहीं है दिस इम्प्लाई कि समेशन 1/n इज नॉट कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्जेंट तो नहीं है, लेकिन आप इसका nth टर्म देखोगे, सो अगर आप इसका nth टर्म देखोगे तो वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा। सो ऐसी सीक्वेंस है। इट मीन्स कि ये जो ये होना, राइट साइड वाली चीज़ होना बैकवर्ड वाले होने के लिए सफिशिएंट नहीं है, वो बस एक नेसेसरी कंडीशन है कि अगर 0 आ जाता है तो हाँ चांसेस हैं कि कन्वर्जेंट हो जाए, बट कोई गारंटी नहीं है। बट नॉन ज़ीरो आए तब तो ये गारंटी है कि कन्वर्जेंट होगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, अब हम डिफाइन करेंगे कॉशीज क्राइटेरियन। जैसे कि हमने सीक्वेंसेस में कॉशीज क्राइटेरियन लिखा था, सेम टू सेम कॉशीज क्राइटेरियन हम यहाँ पर लिखेंगे। सो हेडिंग भी क्या लिखनी है वहीं से कॉपी कर लेते हैं सब कुछ। तो जैसे ये है हमारे पास, तो नहीं पहले कॉशीज क्राइटेरियन कॉपी करते हैं। सो जैसे कि आपने देखा कि किसी भी सीरीज के लिए अगर हम कन्वर्जेंस के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप उसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के बारे में बात कर रहे हो। सीरीज कन्वर्जेंस के बारे में अगर आप बात कर रहे हो, इट मीन्स आप उसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के बारे में बात कर रहे हो। अब ये हमारा सीक्वेंस का कॉशीज क्राइटेरियन था, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर बस xn की जगह हर जगह sn लिख दूंगा, तो वही सेम होना चाहिए फिर। तो हमने लिखा कि लेट समेशन un बी अ सीरीज एंड sn be its SOPS। अब अगर हमें शो करना है कि सीरीज कन्वर्जेंट है, तो हमें सीरीज को शो करना है कि कन्वर्जेंट, या फिर हमें कॉशी बोलना है, सॉरी। अगर हमें बोलना है कि आपकी जो सीरीज है वो कॉशी है, तो आप कैसे बोलोगे? सीरीज को कॉशी बोलने के लिए आप सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को कॉशी बोलोगे। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को कॉशी बोलने के लिए हमने पहले से पढ़ा हुआ है, यही सेम डेफिनेशन है, बस यहाँ पर x की जगह मैं यहाँ पर s लिख देता हूँ, राइट। तो फॉर ऑल n, m ग्रेटर देन n नॉट, आपके पास अगर ये हो जाए तो आप कह दोगे कि आपकी जो सीरीज है वो कैसी है? कॉशी है। अब इसी चीज़ को लिखने का दूसरा तरीका क्या है? सो दूसरा तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हो, एक कहीं किसी बुक में ऐसा भी लिखा रहता है, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। सो कुछ लोग क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स का यूज़ नहीं करते हैं, n और p। वो लोग p नहीं n और m का यूज़ नहीं करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, p वर्ड यूज़ करते हैं। सो p वर्ड यूज़ करते वक्त वो ऐसा लिखते हैं sn प्लस p माइनस sn लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट एंड p ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसा वो लोग लिखते हैं। सो जब भी आप ये लिखोगे इट मीन्स दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, क्योंकि आप कर क्या रहे हो इसमें p को आप कितना भी बड़ा रख सकते हो। यू कैन प्लेस p एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर। ये यहाँ पर ऐसा मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि नेचुरल नंबर है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये p नेचुरल नंबर है, मैंने मेंशन नहीं किया, बट आप समझ जाना। सो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है p अगर आपने लार्ज इनफ रख दिया, सो इट मीन्स ये भी आपको वही बात कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस आफ्टर दिस n नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन। ये भी आपको वही कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज लेस देन एप्सिलॉन। बस इसमें और इसमें इतना फ़र्क है कि यहाँ पर आप m को भी बड़ा रख सकते थे, है ना, m को बहुत लार्ज रख दिया और n को छोटा रख दिया, जबकि यहाँ पर ये छोटा है और ये बड़ा है। लेकिन वो उससे हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि बाहर से मॉडुलस लगा है, राइट।
तो अगर आप सिक्स्थ टर्म, ये मान लो सिक्स्थ आपकी टर्म है और ये 100 टर्म है, तो आप S6 माइनस S100 लिखो, चाहे S100 माइनस S6 लिखो, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में क्या होगी, सेम, क्योंकि मॉडुलस होता है डिस्टेंस में। तो A माइनस बी लिखो चाहे B माइनस ए लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसीलिए ये दोनों की दोनों जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी। अब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम तो हमने जानबूझ के इसमें ला दिया है, हालांकि हमें सीरीज की टर्म्स में लिखना चाहिए था, क्योंकि गिवन क्या रहता है, हमें सीरीज गिवन रहती है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, जो मेन आपका वो है, मतलब मेन कॉशीज क्राइटेरियन फॉर सीरीज, वो हम लिखेंगे। सो इसे मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। सो देखो तो क्या होगा, डेफिनेशन बिल्कुल ऐसी रहेगी कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट आपको यहाँ पर इन सीक्वेंसेस की जगह इसकी टर्म्स लिखनी होगी। सो बताओ जरा, इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो यूएन की टर्म्स में क्या क्या बचेगा, सो पहला टर्म बचेगा, जैसे कि आपने माइनस कर UN दिया, plus 1, हाँ, सो UN प्लस 1 देन UN plus 2, 2 then up then to UN plus P. P, और फिर आप इसको लिखोगे लेस देन एप्सिलॉन, N के ऊपर अगेन वही कंडीशन और P के ऊपर भी वही कंडीशन। सो ऐसा लिखने से बेटर ये लिखना है। सो अगर ये सम आपका लेस देन एप्सिलॉन आए तो आप कह सकते हो कि आपके पास जो सीरीज़ है वो क्या सेटिस्फाई कर रही है, कॉशीज क्राइटेरियन सेटिस्फाई कर रही है फॉर इट्स कन्वर्जेंस। नाउ ये हमने कॉशीज क्राइटेरियन लिख दिया। अब हमें यहाँ पर एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लिखनी है, ठीक है। सो हम लिखेंगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। हाँ, एक काम करते हैं, इसको भी वहीं से कॉपी करते हैं। सो ये हमें करना है, सो हमने लिखा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, लिख दिया बस यहाँ पर। सो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है बिल्कुल यहाँ पर भी वही, कि कोई सीरीज अगर आपकी कॉशी है तो वो उसको इम्प्लाई करेगी कन्वर्जेंस को, और अगर कन्वर्जेंट है तो कॉशी को इम्प्लाई करेगी। तो यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, बट यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, तो वर्ड यूज़ करेंगे कि सीरीज इज कॉशी इफ एंड ओनली इफ इट इज कन्वर्जेंट। बस दैट्स इट, ठीक है। सो हमें यहाँ से पता चल गया कि इतना ये हो रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे। सो आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, पहले इसका हल्का सा एक प्रूफ का आइडिया लिखना है, ठीक है। तो हम आइडिया लिखेंगे। सो फॉरवर्ड आइडिया तो बहुत आसान है, मतलब आइडिया फॉरवर्ड कैसा है कि आप कैसे कहोगे, सबसे पहले फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। मान लो आपके पास सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तब आपको शो करना है कि सीरीज कॉशी है, तो इसके लिए आप डायरेक्टली ये यूज़ करोगे कि सीरीज इज कन्वर्जेंट इम्प्लाइज कि आपका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn है वो कन्वर्जेंट होगा। अगर वो कन्वर्जेंट है तो फिर वो कॉशी होगा, और वो कॉशी होगा तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। सो फॉरवर्ड से बैकवर्ड इस तरीके से आएंगे कि जो हमने सीक्वेंसेस में बोला था कि सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ कॉशी, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम वही बात आ रही है। नाउ आपके पास गिवन है कि सीरीज इज कॉशी, तो सीरीज इज कॉशी इट मीन्स ये वाली चीज़ सेटिस्फाई हो रही होगी, ये वाली चीज़ सेटिस्फाई हो रही है मीन्स ये वाली चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, और अगर ये वाली चीज़ सेटिस्फाई हो रही है इट मीन्स जब हमने यहाँ पर प्रूफ किया था कि कॉशी से कन्वर्जेंट कैसे आए, तो वही सेम प्रूफ वापस से चला जाएगा, राइट। सो इट मीन्स कि हमें इसको प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे,
is exactly same as that of for sequences। तो जैसा सीक्वेंसेस का प्रूफ है बिल्कुल वैसा ही प्रूफ हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले अभी तक जो हमने सीखा है, पहले हमने सीरीज डिफाइन की, देन हमने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डिफाइन किया, फिर हम बात कर रहे थे कि क्या मीनिंग है कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस सीरीज का। तो हमने कहा कि इनका मीनिंग आप सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से लोगे कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है तो वो भी डाइवर्जेंट है, वगैरह वगैरह। देन हमने एक नेसेसरी कंडीशन पढ़ी फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी nth टर्म 0 पर जाएगी जाएगी, ये बात की गारंटी हमारे पास है। देन लेटर ऑन हमने कॉची क्राइटेरियन यहाँ पर भी डिफाइन कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एल्जेब्रा डिफाइन करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस का। सो एल्जेब्रा कैसा है, जैसा यहाँ पर आपने देखा था। ठीक है, कहाँ लिखा था वो? नहीं, पहले हमने यहाँ सब सीक्वेंस डिफाइन कर दिया था। सो जैसे सीक्वेंसेस में आपने देखा था, पता नहीं कहाँ 3.1 में शायद, फिर पता नहीं मिल नहीं रहा, चलो छोड़ो। हाँ, वापस आते हैं। सो मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, सो मैं बात कर रहा हूँ एल्जेब्रा के रिगार्डिंग। सो जैसे कि आपने सीक्वेंसेस में बात की थी कि अगर दो सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट है तो उनका एडिशन भी कन्वर्जेंट होता है। तो अब आपको यहाँ पर सोचना है कि अगर दो सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट होंगी, सीक्वेंस नहीं सीरीज, तो अगर दो सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो क्या उनका एडिशन भी कन्वर्जेंट होगा? और सीरीज के एडिशन का क्या मतलब है? सीरीज के एडिशन का मतलब है टर्म बाय टर्म एडिशन। जैसे कि आपके पास एक सीरीज लिखी है समेशन un और एक दूसरी सीरीज लिखी है समेशन vn। इनके एडिशन का मतलब ये नहीं कि आपने ये कर दिया, इसका कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग है, क्योंकि ये तो एक रियल नंबर है अगर कन्वर्ट कर रहा हो, और ये भी एक रियल नंबर है, तो दो नंबर का एडिशन हुआ। सीरीज का एडिशन का मीनिंग है कि टर्म बाय टर्म आप उनको क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, un प्लस vn और बाहर से समेशन। सीरीज एडिशन का मतलब ये है। सिमिलरली बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की कि अगर दो सीरीज कन्वर्जेंट हो तो क्या उनका सब्ट्रैक्शन भी कन्वर्जेंट होगा। नाउ अब हम प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर हम बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट के बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले हम एडिशन के बारे में बात करेंगे। नाउ एडिशन के लिए हमने क्या किया? हाँ, सो हमने हेडिंग डाली एल्जेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज। सो पहली चीज़ जो है वो मैं एडिशन वाले ना लिखकर ये लिख रहा हूँ कि अगर आप किसी सीरीज़ में फाइनाइटली मैनी टर्म्स ऐड कर देते हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो उससे सीरीज़ के कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि एडिंग और subtracting finitely many terms from a series will have no impact on convergence / divergence / oscillations of the series। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डाइवर्जेंट वगैरह भी यूज़ कर लिया है वर्ड, तो किसी भी चीज़ में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर सीरीज डाइवर्जेंट है तो आप कुछ टर्म चाहे ऐड करो चाहे हटाओ, उससे डाइवर्जेंस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड चीज़ यहाँ पर जो है but it will have a impact, it will have a impact on its
सम। तो मान लो कि अगर कोई सीक्वेंस आपके पास, सीरीज आपके पास है और वो कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट है दैट मीन्स हम सम के बारे में बात कर सकते हैं कि इसका सम क्या आएगा। सो सम क्या होता है, मैंने डिफाइन नहीं किया बट मैं डिफाइन अभी कर देता हूँ। सो सम क्या होता है, किसी भी सीक्वेंस का सम का मतलब है कि जिस नंबर पर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज कर रही होगी उसी को मैं कहूँगा कि वही नंबर जो है इस सीरीज का सम है। किसी भी सीरीज के सम का मतलब है जिस पर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज कर रही है वही आपका सम है। अब वापस आ जाओ। सो अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तब उसके सम पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, प्रोवाइडेड इट्स कन्वर्जेंट। सो अगर कन्वर्जेंट है तब इफेक्ट पड़ेगा। अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। सो हमने लिखा कि एडिशन ऑफ टू convergent series is convergent. So that means हमारे पास समेशन un मान लो आपके पास क्या दिया हुआ है, कन्वर्जेंट दिया हुआ है। रुक जाओ। सो हमारे पास दिया हुआ है समेशन un इज कन्वर्जेंट एंड समेशन vn इज कन्वर्जेंट। देन आप क्या कहोगे, देन आप डायरेक्टली कहोगे कि इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कन्वर्जेंट है। सो क्या मैं बात कर रहा हूं, क्यों ये डिफिकल्ट हो रहा है प्रूफ, वो इसलिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि आप यहाँ पर ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हो एकदम से। जैसे कि आपके पास फाइनाइटली मेनी टर्म्स एडिशन में लिखे हैं, तो अगर हमारे पास फाइनाइटली मेनी टर्म्स एडिशन में लिखे होते हैं तब हम किसी को किसी से भी ऐड कर देते हैं, एसोसिएटिविटी है ना। एसोसिएटिव जो हम कहते हैं कि द ऑपरेशन एडिशन इज एसोसिएटिव, इट मीन्स कि आप किसी भी दो को पहले ऐड कर दो देन उसे थर्ड से ऐड करा दो। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जो इन्फानाइट सीरीज है उस केस में एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं करती है। तो हम ये करेंगे कि जैसे हमारे पास समेशन un और समेशन vn कन्वर्जेंट है, हमें इसे शो करना है कि ये कन्वर्जेंट है। तो हमने लिखा कि लेट Sn डैश बी, नहीं Sn डबल डैश लिखते हैं, ठीक है, Sn डबल डैश बी SOPS ऑफ समेशन un प्लस माइनस vn। नाउ ये दिखने में कैसा होगा Sn डबल डैश, सो Sn डबल डैश ऐसा होगा दिखने में, u1 प्लस vn, फिर होगा, मैं प्लस वाला कर देता हूँ प्रूफ, माइनस वाले को रहने देंगे, फिर होगा u3 प्लस v3 एंड अप टू un प्लस vn। सो इस चीज़ में मुश्किल क्या है, मुश्किल ये है कि आपके पास टर्म आप क्या नहीं कर सकते हो, रीअरेंजमेंट या फिर आप कोई भी टर्म को किसी के साथ भी अपनी मर्जी से ऐड नहीं करा सकते हो। जिस ऑर्डर में वो दिया है उसी ऑर्डर में आपको ऐड कराना होता है। सो जब मैं डायरेक्टली इस सीरीज को देखता हूं तो ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसा है। अगर ये मैंने लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि यही है, ठीक है। ये दोनों चीजें जो होती है अनइक्वल होती हैं बहुत सारे केसेस में, बट अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तब ये दोनों चीजें इक्वल आती है, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना है कि ये जो चीज़ है ये इसके इक्वल नहीं है। सो अब हमने क्या कहा कि मैथमेटिकली इन्फानाइट के साथ तो हम क्या नहीं कर सकते, रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं या फिर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट Sn को जब मैं देखूंगा Sn डबल डैश को, तो वो आपका फाइनाइटली मेनी टर्म्स का एडिशन है। अगर वो फाइनाइटली मेनी टर्म्स का एडिशन है इट मीन्स कि यहाँ पर आप रीअरेंज कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, u2 u3 un और u1 इन सबको उठाकर एक साइड रख दूंगा, v1 v2 v3 vn इन सबको उठा के एक साइड रख दूंगा, तो मेरे पास आएगा un प्लस u2 प्लस u3 अप टू नाउ v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू v। अगर आप इसको नोटिस करो तो ये जो नंबर है
एक्चुअली ये क्या है, ये नंबर आपका सीक्वेंस यूएन का पार्शियल सम है। ये नंबर क्या है, सीरीज वीएन का पार्शियल सम है, तो इसे मैंने एस एन डैश लिखा। ठीक है, ये नंबर है सीक्वेंस यूएन का पार्शियल सम, ये वीएन वाले का सीरीज का पार्शियल सम है। सो इट मीन्स अब आपका एस एन डबल डैश दो सीक्वेंसेस के एडिशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आप एस एन डबल डैश को कन्वर्जेंट कैसे कहोगे बताओ, वाई एस एन डबल डैश इज कन्वर्जेंट? Sn and Sn dash are convergent. हाँ, सो आप क्या यूज कर रहे हो बताओ? So algebra of sequence. हाँ, सो हम यूज कर रहे हैं एलजेब्रा ऑफ सीक्वेंसेस। सो क्या लिखेंगे कि सिंस Sn एंड Hn डैश आर कन्वर्जेंट, ठीक है, तो हम कन्वर्जेंट कह रहे हैं इन दोनों को। सो बाय एलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस Sn डबल डैश इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो बाय एलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस Sn डबल डैश इज कन्वर्जेंट। सो दैट प्रूव्स कि आपका समेशन दिस इम्प्लाई कि समेशन un प्लस माइनस vn जो है आपका वो क्या आ रहा है, कन्वर्जेंट आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट। अब इससे जो हमने ये काम किया है, इससे ये बिल्कुल भी प्रूफ नहीं हुआ, मतलब इससे सिर्फ कन्वर्जेंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिली कि आपके पास ये जो है हमारे पास कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंस आ रही है जब हमने दो सीरीज की टर्म्स के एडिशन के फॉर्म में लिखा। अब जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास एक सीरीज लिखी हुई है तो आप उसमें रीअरेंजमेंट अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एक टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, चलो पहले रीअरेंजमेंट को थोड़ी देर में देखेंगे। पहले हम बात करेंगे ग्रुपिंग, एक टर्म होती है ग्रुपिंग के बारे में। ठीक है, सो हम लिखेंगे यहाँ पर कि ग्रुपिंग से भी, चलो ठीक है ग्रुपिंग लिख देते हैं पहले। सो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे छोटा सा, ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स ऑफ सीरीज। सो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है, यहाँ पर हम लिखते हैं बाय ग्रुपिंग वी मीन्स दैट we have to associate terms of series, ठीक है, by placing suitable brackets। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सीरीज़ लिखी हुई है समेशन un, तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, un प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 एंड अप टू सो ऑन, ये लिखा हुआ है। नाउ यहाँ पर क्या करना है आपको, कैसे करते हो आप काम, सबसे अगर आपको इसका एडिशन करना है तो आप क्या करोगे, इसका एडिशन इसके साथ, फिर जो आंसर आया उसको फिर आगे और ऐड कराते गए, फिर और ऐड कराते गए, ये होता है। बट ग्रुपिंग में क्या कर सकते हो आप ग्रुपिंग से ऐसा कर सकते हो कि पहले इन दोनों को ऐड कर दो और फिर इन दोनों को ऐड करो, फिर इन दोनों को ऐड करो एंड सो ऑन लाइक दिस। या फिर आप क्या कर सकते हो कि शुरुआत की 3 टर्म्स को ऐड करा दो पहले, फिर अगली 3 टर्म्स को ऐड करा दो, फिर अगली 3 टर्म्स को ऐड करा दो। सो इट मीन्स कि ग्रुपिंग क्या है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ग्रुपिंग। सो ये भी एक ग्रुपिंग है, ये भी एक ग्रुपिंग है। हो सकता है आप पहले 4 टर्म को ऐड करा दो, है ना,
सो कहा ये जा रहा है कि ग्रुपिंग का मतलब ये होता है कि आप बस ब्रैकेट प्लेस करो, क्योंकि बॉड मास क्या आपको बताता है, बॉड मास आपको ये बताता है कि पहले ब्रैकेट वाली चीज़ों को सॉल्व किया जाए, जिसमें ब्रैकेट लगा है पहले ब्रैकेट को ही हमें क्या करना है, ओपन करना है। सो मतलब ऐसा नहीं है कि आप U3 को U4 के साथ ऐड कर दोगे, हमें क्या करना होगा, पहले इनका सम निकालना होगा, इसका देन उसका जो आंसर आएगा फिर उनको आपस में आप ऐड कराओगे। सो ग्रुपिंग का मतलब सिंपली ये है। अब सीरीज के केस में ग्रुपिंग इतना मैटर क्यों करता है, इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे मैंने ये लिया, सो ये है क्या, -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 ऐसे करके चलने में लगा हुआ है। सो अगर आपने ग्रुपिंग अच्छे से नहीं की, जैसे मान लो आपने ये ग्रुपिंग की, थोड़ा सा मैं इसको दूर ले जाता हूँ, फिर आपने ये वाली ग्रुपिंग की, फिर आपने ये ग्रुपिंग की, फिर आपने ये किया, तो यहाँ से कितना आया 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0, तो इस तरीके से आ गया। इट मीन्स कि अगर आपने ग्रुपिंग कर दी तो सम आपका 0 आ गया, तो सम 0 आने का क्या मतलब है, फिर तो इसे कन्वर्जेंट होना चाहिए था। अब लेकिन शुरुआत में तो आपने बोला कि ये कन्वर्जेंट है ही नहीं, ये क्या है, ऑसिलेटरी है, तो फिर ये कन्वर्जेंट कैसे आ रहा है। फिर मैं कहूँगा कि मैं ये वाली ग्रुपिंग नहीं करता हूँ, मैं कौन सी ग्रुपिंग करता हूँ, ये वाली -1 + 1 -1 -1 +1 -1 -1 -1 एंड सो ऑन लाइक दिस, ये वाली ग्रुपिंग करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ से आंसर कितना आएगा, -1, बगल वाले से भी -1 -1 -1, तो इसका सम तो -∞ आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से यार अब मिल रहा है आपको -∞ मिल रहा है। नाउ मैं क्या करता हूँ, ग्रुपिंग में फर्स्ट टर्म को एज इट इज छोड़ देता हूँ और बाकी लोगों की ग्रुपिंग करते चलता हूँ। सो जब मैं बाकी लोगों की ग्रुपिंग करूँगा ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, तो आपको दिखाई देगा कि क्या हो रहा है। इसका सम कितना आ रहा है बताओ, यहाँ से आ रहा है -1, यहाँ से आ रहा है 0 0 0, सो दैट मीन्स आपको क्या सम मिल गया, -1 भी सम मिल गया इसका। सो आपको दिखाई दे रहा है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो उससे तो सम ही चेंज हो जा रहा है सीरीज का। सो ग्रुपिंग कब की जा सकती है, इस बारे में हमें बात करनी है। अब समझ आ गया ग्रुपिंग का इफेक्ट क्या हो सकता है। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनफाइनाइट वर्जन में ऐसा ट्रू नहीं है कि आपके पास क्या हो कि एसोसिएटिविटी होल्ड करे। आप किसी भी दो टर्म को ऐड नहीं करा सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। सो इनफाइनाइट के केस में ऐसी गलतियां होती हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे, एक रूल हम बनाएंगे कि अगर ऐसा होगा तभी हम ग्रुपिंग करेंगे, अदरवाइज हम ग्रुपिंग कर ही नहीं सकते हैं। सो रूल सिंपली ये है कि अगर देखो हम क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग करके एक न्यू सीरीज बना रहे हैं। जैसे कि इन दोनों को हमने अलग से ऐड करा, इन दोनों को अलग से ऐड किया, इन दोनों को अलग से ऐड किया, इन दोनों को अलग से ऐड किया, तो आपके पास 4 टर्म्स आ गई है अलग अलग, और फिर आगे भी 4 टर्म्स, आगे भी टर्म्स आती जाएंगे ऐसे ऐसे करके, तो ये एक न्यू सीरीज बन गई, ओरिजिनल सीरीज नहीं है ये। तो ग्रुपिंग करने से जो सीरीज है वो एक नई सीरीज निकल के आती है। जैसे इस केस में एक न्यू सीरीज आई -1 -1 -1 -1 -1 -1, तो ये एक न्यू सीरीज है। इस केस में -1 + 0 0 0 0 0, ये एक न्यू सीरीज है। सो हम कहेंगे कि जो सीरीज ऑब्टेन हो रही है ग्रुपिंग करने से, वो क्या होगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा सीरीज के सम पर, बट इफेक्ट कब नहीं पड़ेगा, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है। तो हम ये लिखने वाले हैं, ठीक है। सर हम जैसे फर्स्ट एलिमेंट छोड़ के ग्रुपिंग कर सकते हैं सर? हाँ कर सकते हैं। ग्रुपिंग का मतलब है जस्ट कि किसी भी दो टर्म को आपने क्या करना है, उसके ऊपर ब्रैकेट लगा देना है। तो मतलब ग्रुपिंग का मतलब है कि आप ये बताना चाह रहे हो कि किन टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं पहले, ठीक है। हाँ और सर वो -∞ पे नहीं जाएगा सर? कौन, ये जो आपने सेकंड में लिखा है ना -1 + 1 -1, यहाँ पे सर नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 -1 1 आ जाएगा ना? अच्छा एक मिनट, अच्छा ये गलत कर दिया मैंने यहाँ पर। यस सर। ये गलत लिख दिया, रुक जाओ, ये +1 आएगा और फिर ये कितना आएगा यहाँ पर, 1 ऐसे -1 -1 1 +1। -1 1। सो फिर अगला आएगा
-1 + 1, तो मतलब ऐसा होगा कि आपके पास क्या हो रहा है, एक जगह से -1 आ रहा है और एक जगह से +1, राइट। बताओ ऐसे ही आएगा ये नई सीरीज, ठीक लिखा है अब, बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप देखोगे कि आपने क्या करा, इसको इसके साथ ऐड किया, 0 आया, फिर आपने उसको इसके साथ ऐड करा तो -1, फिर 1, तो ये कितना आ जाएगा फाइनली, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। हाँ, नाउ आगे बढ़ते हैं। सो हाँ, 3 के साथ ऐसी दिक्कत हो रही है ना, क्योंकि 3 के साथ इन दिक्कत केस ये इवन मेरी, होगा, हाँ बोलो। अगर इवन होगा तभी 0 आएगा सर, अगर ओड में आ जाएगा फिर -1। अगर एक बार रिपीट करो। अगर इवन नंबर्स इवन ब्रैकेट्स होंगे सर तभी 0 आएगा ना, ओड होएगा फिर -1 आ जाएगा। हाँ मतलब हाँ, वो बात तुम्हारी सही है, क्योंकि एसएन जो ये ऑसिलेटरी है, सॉरी, जो हमने थोड़ी देर पहले बोला 1 और -1 वाली सीरीज है ना, ये ऐसा है ये। सो ये ना तो इसका सम नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि ये ना तो कन्वर्जेंट है और ना ही डाइवर्जेंट है। सो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था अभी, मैं कह रहा था कि अगर आपके पास कोई सीरीज दी हुई है, तो सीरीज दिए हुए होने की वजह से अगर आपको ये नहीं, सीरीज कन्वर्जेंट दी हुई है, देन आपके पास क्या होता है, ये आप कह सकते हो कि ये फैसिलिटी होती है कि आप क्या कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो, किसी भी टर्म को पहले ऐड कराओ अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, कि जिसको आपको पहले ऐड करवाना है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि अ सीरीज obtained by a series obtained by नहीं a series हाँ चलो ऐसा लिखते हैं, a series obtained by grouping, a series obtained by grouping of terms of a convergent sequence series, सॉरी। तो अगर आपके पास एक कन्वर्जेंट सीरीज है और उससे आपने एक न्यू सीरीज लिखी है और ग्रुपिंग करके वो आपने लिखी है, तो देन क्या लिखेंगे, विल हैव सेम सम एज द, नहीं कन्वर्जेंस के बारे में पहले हमें लिखना चाहिए, विल बी कन्वर्जेंट एज वेल। तो मतलब अगर आपके पास कोई कन्वर्जेंट सीरीज है और उसमें ग्रुपिंग करके आपने एक न्यू सीरीज बनाई है, तो वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। सबसे पहले हम ये लिख रहे हैं। इस चीज़ को कैसे आप प्रूफ कर सकते हो, कि जैसे आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है, तो सीरीज कन्वर्जेंट है का मतलब क्या है कि आपके पास जो एसएन आने वाला है, प्रूफ नहीं कर रहा हूँ मैं इसका, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। मान लो आपके पास एसएन ये था ओरिजिनल सीरीज का, और न्यू सीरीज में क्या होगा, फिर जब आपने ग्रुपिंग की हुई है तो न्यू सीरीज में क्या होगा, इन्हीं टर्म्स में आपने कुछ ब्रैकेट्स प्लेस किए होंगे। सो जो ये एस एन डैश होगा, इन्हीं टर्म्स का कुछ ब्रैकेट आपने प्लेस किए होंगे। जैसे कि मान लो 2-2 के ब्रैकेट्स प्लेस कर दिए गए। सो 2-2 वाले ब्रैकेट्स अगर मैंने प्लेस किए हैं, एक आइडिया मैं दे रहा हूं बस, और मतलब यहां पर लास्ट में हो सकता है कि टर्म बचे, एक सिंगल बचे, या फिर हो सकता है डबल ब्रैकेट आए, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि इवन है या ऑड है। तो हो सकता है यहाँ पर 2 एलिमेंट हो या फिर एक ही एलिमेंट हो, लास्ट वाला। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास सीरीज कन्वर्जेंट है, फिर आप ब्रैकेट अप्लाई करोगे, तो आपने क्या किया है, एक्चुअली यहाँ पर फाइनाइटली मेनी टर्म्स को लिखा हुआ है। फाइनाइटली मेनी टर्म्स में आप क्या कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो। इट मीन्स आप इसको क्या कह दोगे कि ब्रैकेट की मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसको सिंपली ही ऐड करा देता हूं। मतलब मैंने ग्रुपिंग करी एंड देन मैंने फाइनाइटली मेनी टर्म्स होने की वजह से उसको एज इट इज वापस लिख दिया। तो ये एस एन डैश जो है, क्योंकि ये फाइनाइटली मेनी टर्म्स का एडिशन है, तो आप एस एन डैश को वापस से चेंजेस करके यही वापस बना सकते हो हमेशा। और कब कर सकते हैं हम, जब कन्वर्जेंट हो। जैसे कि कन्वर्जेंट है, अब हम जब इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कराएंगे इसको, तो फिर ये कन्वर्जेंट आ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है तो ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि Sn ने कन्वर्ज करना है, तो इवन आप n गोज टू इन्फिनिटी की तरफ ले जाओगे, ये कन्वर्जेंट होगा, फिर ये भी उसी नंबर पर कन्वर्ज कर जाएगा।
सो ग्रुपिंग करके न्यू सीरीज की कन्वर्जेंस पर इफेक्ट कब नहीं पड़ेगा, अगर आपके पास क्या है, जो सीरीज है ओरिजिनल वो कन्वर्जेंट हो। ठीक है। हाँ, अब हम डिफाइन करते हैं एक न्यू टर्म, क्या नाम है इसका, पॉजिटिव टर्म सीरीज। सो पॉजिटिव टर्म सीरीज को किस तरीके से हम कहेंगे, बस पॉजिटिव टर्म सीरीज में हमें बस ये बोलना है कि जो आपका nth टर्म है, तो nth टर्म कितना आ जाएगा, उसमें पॉजिटिव आ जाएगा, बस इतना ही हमें लिखना है। सो हम कहेंगे कि इफ un इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन आपका जो समेशन un है वो क्या है, इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज। ठीक है, तो मतलब बस n ग्रेटर देन 0 होगा तो हम डायरेक्टली un को पॉजिटिव टर्म बोलेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं कि हम पॉजिटिव टर्म को क्यों लिख रहे हैं, क्यों हम पॉजिटिव टर्म को कैटेगराइज कर रहे हैं अलग से। क्योंकि देखो जैसे यहाँ पर ये माइनस की दिक्कत हो रही थी, जब आप ग्रुपिंग कर रहे थे तो आप क्या नहीं कर सकते हो, आगे पीछे अगर आप ऐड कराने लग जाओगे तो दिक्कतें आने लग जाएगी आपको। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाली जो टर्म्स हैं वो कैंसिल हो सकती हैं या फिर वो कुछ और आउटकम आपको ला के देंगी। लेकिन पॉजिटिव टर्म में ऐसा नहीं होता है। पॉजिटिव टर्म में आपके पास क्या होगा, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आने का क्या रीज़न है, सबसे पहला रीज़न ये है कि जो Sn आपका होगा वो आप ऐसे लिखोगे कि a1 + a2 अप टू an, क्योंकि सारे ans पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब Sn + 1 इससे इस Sn से क्या होगा, बिगर होगा या स्मॉलर होगा, Sn + 1 बिगर होगा। सो Sn जो यहाँ पर आपने लिखा है और यहाँ पर आपने लिखा है, ये जो है इससे प्रूफ होता है कि आपकी सीरीज जो है उसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है। सो इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बन जाता है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर आपको un को पॉजिटिव दे दिया जाए। नाउ आपके पास ये इंक्रीजिंग है। अगर मैं किसी तरीके से ये शो कर दूं कि आपके पास जो Sn है वो बाउंडेड है, अगर मैंने ये शो कर दिया बस कि Sn बाउंडेड है, तो दैट मीन्स आपका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। सो मतलब पॉजिटिव टर्म सीरीज में कन्वर्जेंस चेक करना इसलिए आसान है क्योंकि उसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होता है उसके पास मोनोटॉनिक बिहेवियर होता है। ठीक है, ऑलराइट। तो अब हम यहाँ पर इसी चीज़ को लिखते हैं। सो हम लिखेंगे It is enough to show that the sequence of partial sum is bounded above. एक बार रिपीट करो। It is enough to show that the sequence of partial sum is bounded above. हाँ, इट इज इनफ टू शो दैट सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज इज बाउंडेड फॉर इट्स कन्वर्जेंस। ठीक है, हाँ। सो अब हम बात करेंगे नोट के बारे में। तो हम क्या लिखेंगे कि SOPS ऑफ क्या नाम है इसका, ऑफ अ सीरीज ऑफ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, SOPS ऑफ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज is always, one second, monotonic। ठीक है, मोनोटॉनिक है। तो अगर हम क्या शो कर दें कि अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज का SOPS बाउंडेड है तो फिर वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। सो क्या लिखेंगे कि SOPS ऑफ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज इफ बाउंडेड, तो अगर ये बाउंडेड आ जाता है देन आप कह सकते हो कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो अगर आपके पास स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक के बारे में भी बोल सकते हैं क्या सर? हाँ, स्ट्रिक्ट मोनोटॉनिक है ये, स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक होगा Okay, क्योंकि un जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो मोनोटॉनिसिटी है वो स्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब क्योंकि ऐसी कंडीशन SOPS के पास है, इसीलिए पॉजिटिव टर्म सीरीज में नेसेसरी कंडीशन जो है वो इससे ज़्यादा अच्छी है। जो यहाँ पर ये लिखा है ना हमने, कहाँ गई वो नेसेसरी कंडीशन, ये वाली।
सो इससे ज़्यादा बेटर अच्छी कंडीशन जो है पॉजिटिव टर्म सीरीज की होती है नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, तो हम लिखेंगे हालांकि है ये भी नेसेसरी, बट ये नेसेसरी कंडीशन है फॉर कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज। बस अब आगे बढ़ते हैं इसमें। सो क्या है नेसेसरी कंडीशन? सो नेसेसरी कंडीशन ये है कि अगर आपकी सीरीज आपको किसी तरीके से पता है कि कन्वर्जेंट है, सो इफ समेशन un इज कन्वर्जेंट देन दिस विल इम्प्लाई कि आपका जो लिमिट होगा un का वो तो ज़ीरो आता ही आता है, बट साथ साथ में इवन आप इसको n से मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी क्या आता है? ज़ीरो आता है। दैट मीन्स n टाइम्स un इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जैसे इस नेसेसरी कंडीशन के बेसिस पर आप इसको क्या कर सकते हो? डिस्कार्ड कर सकते हो। ये वाला क्या, ये वाली सीरीज समेशन un वाली 1/n वाली सीरीज इस नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? समेशन 1/n वाली सीरीज उस नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? नो सर। हाँ, सो दैट मीन्स कि यहाँ पर तो हम कुछ नहीं बोल पाए इसके कन्वर्जेंस के बारे में फ्रॉम नेसेसरी कंडीशन, बट हम यहाँ से बोल सकते हैं कि बिकॉज ये चीज़ ट्रू है इट मीन्स कि वो जो है नॉट कन्वर्जेंट है। ठीक है, ऑल राइट। सो अब हम इसका प्रूफ लिखेंगे। सो प्रूफ स्टार्ट करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि समेशन un, टाइम हो गया, समेशन un आपको दिया हुआ है कि कन्वर्जेंट है। आपको शो करना है कि n टाइम्स ऑफ un ज़ीरो आ रहा है, तो कैसे करके शो करोगे बताओ? कोई आइडिया कि हाँ ये हम करें तो ये आएगा ही आएगा कि n टाइम्स ऑफ un ज़ीरो आ रहा है। तो सोच के लाना, क्योंकि मेरे को एक और स्टेटमेंट करानी है, टाइम थोड़ा सा हो चुका है। सो इसको हम कल सबसे पहले यही क्वेश्चन हम करेंगे, तो आप सोच के लाओगे कि किस तरीके से इसको प्रूफ किया जा सकता है। सो एक हिंट मैं दे रहा हूँ कि कॉशीज जनरल प्रिंसिपल से इस चीज़ को प्रूफ किया जा सकता है। कॉशीज जनरल प्रिंसिपल यूज़ करने की कोशिश करना, उससे ये प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि देखो कॉशीज जनरल प्रिंसिपल में क्या होता है, कहाँ गया, ये रहा। कॉशीज जनरल प्रिंसिपल में आप p नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करते हो। सो p नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड कर रहे हैं और आपके पास क्या है, ये un है, ये पॉजिटिव है सारे के सारे। तो मैं क्या करूँगा, इनइक्वालिटी के बेसिस पर ये काम करने वाला हूँ मैं। इनइक्वालिटी का मतलब है कि आपने इन चीज़ों की जगह कोई दूसरा नंबर रखा और फिर एक इनइक्वालिटी आई और उससे आपने प्रूफ किया कि ये जीरो पर जाएगा n टाइम्स ऑफ un। एक बार मैं ट्राई करके देखना, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे कल सबसे पहले, बट अभी हमें क्या करना है, एक और स्टेटमेंट जो है वो लिखना है। ठीक है, सो हिंट क्या है, आप हिंट अगर आप ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको ब्रेन वहाँ पर अप्लाई करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, हाँ। सो इसके लिए यहाँ पर जगह नहीं छोड़ते हैं क्योंकि हमें कल दोबारा से करना है। ठीक है, सो हम लिखने वाले हैं यहाँ पर एक न्यू सीरीज जिसका नाम है ज्योमेट्रिक सीरीज। सो ज्योमेट्रिक सीरीज किसे हम कहते हैं, जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बनती है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि कंसीडर आपने की ये सीरीज, सो a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर एंड सो ऑन लाइक दिस। देन आपके पास ये जो है कन्वर्जेंट कब होती है बताना ज़रा, इस सीरीज़ को हम कन्वर्जेंट कब कहते हैं? If mod of r is less than 1. हाँ, सो अगर ये जो इसमें r आपने लिखा है, अगर इसका मॉडुलस लेस देन 1 हो तभी जाकर ये कन्वर्जेंट होती है। तो याद रखना ज्योमेट्रिक सीरीज़ कब कन्वर्जेंट होती है, अगर रेशियो जो है, कॉमन रेशियो जो है वो लेस देन 1 हो।
और अगर आपने कॉमन रेशियो को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लिया तब ये क्या कर जाती है, डाइवर्ज कर जाती है। ठीक है, ऑल राइट। सो ये डायरेक्टली हमने यहाँ पर लिख दिया, आपको भी इसे डायरेक्टली याद करना है। नाउ हम बात करेंगे एक न्यू सीरीज के बारे में जिसका नाम है पी सीरीज। सो पी सीरीज हम किसे कहते हैं, इस टाइप की सीरीज को, समेशन 1/n to the power p is called a p series if and only if p is greater than 0। तो इसको हम p सीरीज कहते हैं। अब हम यहाँ पर p सीरीज के कन्वर्जेंस के लिए एक बात लिखने जा रहे हैं और उस बात को हम क्या करेंगे, फिर लेटर ऑन प्रूफ करेंगे। हालांकि मोर जनरल में हम प्रूफ नहीं करेंगे, हम बस एक आइडिया वहाँ से लेंगे कि हाँ इस तरीके से इसको प्रूफ किया गया होगा। सो हम कहेंगे कि आपके पास जो सीरीज़ है, तो हम लिखेंगे कि P सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ P इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, और यही चीज़ हम दोबारा से लिख सकते हैं कि P सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो याद रखना, जो भी पॉजिटिव टर्म सीरीज होती है वो कभी भी ऑसिलेटरी नहीं होती है। सो इसमें पॉजिटिव टर्म सीरीज में दो ही केसेस बनते हैं, या तो कन्वर्जेंट होगा और अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो डायरेक्टली डाइवर्जेंट होगा। सो इसीलिए मैं सीधे डाइवर्जेंट लिख रहा हूँ। सो अगर आपने P को लेस देन 1 रखा तो फिर ये क्या होगा, डाइवर्जेंट आ जाएगा। ठीक है, तो P सीरीज में कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए बस आप P की वैल्यू देखोगे कि P ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्ट करेगा, लेस देन 1 है तो डाइवर्ज करेगा। अब हम क्या करेंगे, एन P इज इक्वल टू 1 के लिए हम एक आइडिया लिखेंगे, आइडिया फॉर डाइवर्जेंस ऑफ समेशन 1/n to the power p when p is equal to 1। ठीक है, तो हम इसके p is equal to 1 के डाइवर्जेंस को प्रूफ कर सकते हैं आसानी से, इसीलिए हम इसको कर रहे हैं। सो आप कैसे कन्वर्जेंस वगैरह या डाइवर्जेंस वगैरह के बारे में बात करोगे, आप बात करोगे यूजिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। सो हमने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम देखा, तो आपके पास ये आएगा 1 + 1/2 + 1/3 1/4 एंड सो ऑन लाइक दिस। ठीक है, नाउ इसको ऐसा ना लिखकर मैं थोड़ा सा डिफरेंटली लिख रहा हूँ, थोड़ा मतलब बड़ा एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। तो इसको बहुत पीछे खिसका देते हैं और फिर 1/5 लिखा, 1/6 1/7 1/8 लिखा, देन 1/9 लिखा, 10 11 1/12 1/13 14 15 16 एंड सो ऑन लाइक दिस। ठीक है, ये आपके पास आपकी SN है। नाउ मैंने SN के ऊपर काम नहीं किया, मैंने काम किया S2 to the power n के ऊपर। इस बात का मतलब है आपका जो एंड टर्म होगा वो 2 to the power n होगा, बाकी सब कुछ ऐसा ही रहेगा, बस हमने काम किया है S2 to the power n की तरफ। ठीक है, सो इसको ही कॉपी कर लेते हैं। नाउ इसमें फ़र्क क्या आएगा, फ़र्क बस यहाँ पर ये आएगा कि ये 1/2 to the power n हो जाएगा लास्ट टर्म आपका। नाउ जैसे ही आपने ये लिखा तो मैं क्या करूँगा, पेयर बनाने लग जाऊँगा उन नंबर्स का जिसमें लास्ट पेयर नहीं है, हालांकि मैं ग्रुपिंग करने लग जाऊँगा उन नंबर्स की जिसमें लास्ट में क्या है, लास्ट में आपके पास 2 to the power n है। ठीक है, सो यहाँ पर फाइनाइटली मैनी टर्म्स हैं तो इसलिए मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ। नाउ मैंने इन दोनों की ग्रुपिंग की, इन चारों की ग्रुपिंग की और इनकी ग्रुपिंग की, और इसी प्रोसेस को मैंने कंटिन्यू किया आगे तक। अब कहाँ तक ये कंटिन्यू होगा, तो देखो यहाँ पर
सो इस टर्म के बारे में खासियत क्या है, 2 टू द पावर n की टर्म्स में आप इसे क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर n की टर्म्स में 1/9 को क्या लिख सकते हो, या फिर 1/5 को क्या लिख सकते हो? बोलो, इसे 2 टू द पावर n की टर्म्स में क्या लिख सकते हो आप? Sir, 2 to the power 2 square minus 1 2 Plus one. प्लस 1 है ना। तो दैट मीन्स है सर। जहाँ पर ये ग्रुपिंग खत्म होगी और लास्ट वाली ग्रुपिंग शुरू होगी, वो वाला जो टर्म होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ये 2 टू द पावर 4 लिखा है, तो आप इसे लिखोगे 2 टू द पावर n-1, फिर आप उसमें 1 ऐड कर दोगे, फिर 2 टू द पावर n-1, फिर आप उसमें 2 ऐड कर दोगे, और ऐसे करते करते लास्ट टर्म को 2 टू द पावर n-1 की टर्म्स में लिख सकते हो आप। जो आपका लास्ट टर्म है 2 टू द पावर n, क्या आप उसे 2 टू द पावर n-1 की टर्म्स में आप लिख सकते हो? टू टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर n-1। हाँ, सो 2 बार हम उसको ऐड कर देंगे। तो मैं 2 टू द पावर n को उस टर्म्स में लिखना चाह रहा था, तो हमने ऐसे जैसे कि 1 2 बढ़ते 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 कभी ना कभी आप इस नंबर पर पहुंच जाओगे, ये जो लिखा है, ठीक है, कभी ना कभी हम इस नंबर पर पहुंच जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 अप टू ये। तो लास्ट पेयर जो आपका बनेगा वो इसका बनेगा, पेयर नहीं ग्रुपिंग, लास्ट ग्रुप जो आपका बनेगा वो इसका बनेगा, ठीक है। नाउ मैंने ग्रुपिंग करके देखा और मैंने यहाँ पर इनइक्वालिटी लाई। सो इनइक्वालिटी में मैंने क्या किया, इसकी जगह तो 1/2 ही कॉपी किया, बट यहाँ पर जो ये 1/3 था, इस वाले को इसकी जगह रख दिया, तो दैट मीन्स यहाँ पर मैंने 1/4 लिखा दोनों की जगह, यहाँ पर मैंने 1/8 लिखा 1/5 की जगह, 1/8 लिखा 1/6 की जगह, तो सभी चीज़ों की जगह मैंने 1/8 लिखा। फिर इसमें मैंने कितना किया, 1/16, 1/16 एंड अप टू 1/16। फिर इन सब की जगह मैंने लास्ट टर्म को रखा, 1/2 टू द पावर n, 1/2 टू द पावर n, 1/2 टू द पावर n एंड सो ऑन लाइक दिस। नाउ ये जो मेरे पास आया s टू द पावर n, इससे क्या वैल्यू आ रही है बताओ, 1/4 प्लस 1/4 से 1/2 2/4 आएगा, और 2/4 जो है वो 1/2 ही है। इससे कितना आंसर आएगा, 1/2। हाँ, सो 1/2 4/8 आ रहा है। अब इससे क्या होगा, जितना नीचे लिखा है उसका जस्ट हाफ आ रहा है ऊपर, तो दैट मीन्स ये 16 है और ऊपर कितना है 8। अब ऐसे करते करते ये लास्ट टर्म भी कुछ ऐसी होगी। कितनी टर्म्स लिखी हैं, कौन बताएगा मुझे, कितनी टर्म्स लिखी हैं ये? 2 to the power n-1। हाँ, सो 2 टू द पावर n-1 टर्म्स लिखी हैं। कैसे पता चल रहा है, यहाँ से 1 2 3 अप टू 2 टू द पावर n-1, तो कितनी टर्म्स हो गई, 2 टू द पावर n-1 टर्म्स हो गई है। सो फिर हमने लिखा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 एंड अप टू 1/2। अब ये कितनी टर्म्स लिखी हैं बताना, कितनी टर्म्स हैं ये? n सर। n टर्म्स है। कैसे चेक कर रहे हो, 2 की पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर n, तो दैट मीन्स ये कितनी टर्म्स हैं, n टाइम्स आप ऐड कर रहे हो। सो दैट मीन्स ये आ गया 1 प्लस n/2। सो जो s 2 टू द पावर n आपका है वो ग्रेटर है 1 प्लस n/2 से। तो
तो जैसे ही मैंने इसे लिखा कि ये 1 + n/2 से ग्रेटर है, तो आपको क्या पता चला, आप Sn के रिस्पेक्ट में इस सीक्वेंस को क्या कह सकते हो आप, with respect to the sequence Sn, this sequence is known as S⁴ n की बात चल रही है। With respect to the sequence Sn, this sequence is known as subsequent सबसीक्वेंस। ठीक है, तो S⁴ n क्या है, सब सीक्वेंस है Sn की। सो हम क्या लिखेंगे, क्लियरली S⁴ n is a subsequence of Sn। तो अब S⁴ n जो है वो क्या है, क्योंकि आप n को इंक्रीज करोगे तो ये लोअर बाउंड जो इसका है ये भी इंक्रीज करने लग जाएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि यहां से मुझे पता चल रहा है कि S⁴ n जो है वो बाउंडेड नहीं है। पता चल रहा है आपको? सो अगर सब सीक्वेंस ही बाउंडेड नहीं है तो फिर सीक्वेंस भी बाउंडेड नहीं होगी। मोनोटॉनिक सीक्वेंस अगर बाउंडेड ही नहीं है तो फिर तो कन्वर्जेंट ही नहीं हो सकती। मोनोटॉनिक का कोई यूज नहीं है, सॉरी, कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड ही नहीं है तो फिर कन्वर्जेंट ही नहीं होगी। सो क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है सो Sn इज नॉट कन्वर्जेंट। अब क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है, सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो आपकी जो सीरीज है वो कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। सो हमने विदाउट यूजिंग कि ये जो सीक्वेंस 1 + 1/2 अप टू 1/n है, विदाउट यूजिंग कि ये कॉशी है, कॉशी नहीं है, बिना यूज करे कि ये कॉशी नहीं है, हमने ये प्रूफ किया कि ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। नाउ सिमिलर अप्रोच जो है n⁴p के लिए लगती है, बट आप देख रहे होंगे कि हमें कितना ज़्यादा टाइम लग गया सिर्फ ये प्रूफ करने में कि S⁴ इससे बड़ा है। इट मीन्स कि उसको प्रूफ करने में तो और ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा हमें लिखना पड़ेगा, इसीलिए उसको नहीं आप करोगे और ना ही आपको खुद से पढ़ना है उसे। यहाँ पर जितना कराया जा रहा है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, बस जो पढ़ाया जा रहा है अगर आपको वो याद है तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, सो यहाँ से पता चलता है कि 1 के लिए ये कन्वर्जेंट नहीं है, 1 से छोटा रखोगे तब भी ये कन्वर्जेंट नहीं आएगा। सो इट मीन्स कि आपके पास P सीरीज कन्वर्जेंट होती है इफ एंड ओनली इफ P इज ग्रेटर देन 1 एंड इट इज़ डाइवर्जेंट इफ P इज लेस देन 1। कल के जो क्लास होगी, और हाँ ये बात अब याद रखना कि हम मोस्टली वर्क करेंगे सारे के सारे लेक्चर्स में पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के ऊपर, और लास्ट में बस जरा सा पार्ट आएगा जिसमें आपके पास आर्बिट्रेरी टाइप की सीरीज़ होगी। तो मतलब जो भी वर्क मेनली होता है सीरीज़ में वो पॉजिटिव टर्म के ऊपर होता है, क्योंकि उनके साथ काम करना आसान है, और जो आर्बिट्रेरी होगा उसमें काम करना डिफ़िकल्ट है। तो उसमें भी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको हम सीखेंगे और उनके ही बेसिस पर हमेशा आर्बिट्रेरी सीरीज़ को हम डील करेंगे। ऑलराइट, सो बस आज की क्लास में फिर इतना ही। ओके, सो बाय। सर थैंक यू सर। बोलो कमल। थैंक यू सर। सर जैसे ग्रुपिंग का पॉजिटिव टर्म सीरीज में तो यूज है, लेकिन ओसिलेशन में वो एक फेक टाइप नहीं दिखा रहा सर, कि जैसे -1n था, तो वैसे तो वो कन्वर्जेंट नहीं है, पर ग्रुपिंग की -1 1 की तो 0 0 0 आ गया तो कन्वर्जेंट आ गया सर। नहीं, कन्वर्जन नहीं आया। इससे हमें ये पता चला, जो हमने ये काम किया है इससे ये पता चला कि ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है नॉट कन्वर्जेंट सीरीज़ में। अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट नहीं है तो उसमें ग्रुपिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अलग अलग सम आ सकता है अलग अलग टाइम पर। इसमें अलग सम आ रहा है, इसमें तो सम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और लास्ट वाले में सम -1 आ रहा है, इस टाइप से। समझ गए? यस सर। हाँ, सो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। ठीक, थैंक यू सर। ओके।